नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली लॉस एंड डैमेज फंड जो है वो COP27 की मीटिंग के अंदर पास कर दिया गया और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है। अब ये लॉस एंड डैमेज फंड है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी जरूरत क्या है, इसको मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा पाथफाइंडर चैनल के ऊपर ली जाती है। आप यहाँ पर ही मेरे साथ में लाइव जुड़ सकते हो। देखो दोस्तों, आप सबको पता है कि अभी क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है धरती का क्लाइमेट चेंज की वजह से। अभी धरती का तापमान ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका है। आने वाले समय में ये तापमान और ज्यादा बढ़ेगा, लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तो मिनिमम ये तापमान पहुंचने वाला है। हम लोगों ने टारगेट ही रखा हुआ। ऐसी कंडीशन में आगे जाके एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट बढ़ जाएंगे। आज तो देखने को मिल ही रहे हैं। आप देख लो, यूरोप के अंदर अभी देखने को मिला है कि 500 साल में सबसे खतरनाक ड्रॉट आया था। पाकिस्तान में जो फ्लड आया, चमोली के अंदर जो इंडिया के अंदर इंसिडेंट हुआ, ये सब कुछ क्या है? ये एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट है। हीट वेव जो हम लोगों को देखने को मिल रही है, क्या है? ये एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट है। और ये किस वजह से हो रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। और आने वाले समय में ये और ज्यादा बढ़ेगा। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से लॉस होगा। डिजास्टर आ रहे हैं तो उनकी वजह से लॉस तो होगा ना। इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक? इकोनॉमिक मतलब कि आर्थिक रूप से कोई प्रॉपर्टी टूटेगी, घर टूटेंगे, उनको वापस ठीक करोगे, एक इकोनॉमिक लॉस होता है। दूसरा नॉन इकोनॉमिक लॉस होता है, जैसे कि किसी की जान चली जाती है, किसी के हाथ पांव टूट जाते हैं। ये इसको आर्थिक रूप से आप नहीं नाप सकते। तो दो प्रकार के लॉस जो है वो हम लोग को देखने को मिलते हैं। पर ये लॉस सबसे ज्यादा कोई फेस करता है तो वो फेस करता है वल्नरेबल कम्युनिटी, खास रूप से लीस्ट डेवलप कंट्रियों के अंदर। अब ये लीस्ट डेवलप कंट्री क्या होती है? लीस्ट डेवलप कंट्री की डेफिनेशन ही है कि ये क्लाइमेट चेंज से काफी ज्यादा वल्नरेबल है। अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ के अनुसार दो प्रकार की कंट्री होती है। एक होती है एडवांस इकोनॉमी, ऐसी कंट्री जिनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, जिनका एक्सपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से बहुत ज्यादा लिंक भी है और डाइवर्सिफाइड भी है। ऐसी कंट्री को हम लोग कहते हैं एडवांस इकोनॉमी। दूसरी प्रकार की कंट्रीज होती है इमर्जिंग मार्केट डेवलपिंग कंट्रीज। इमर्जिंग मार्केट डेवलपिंग कंट्री आईएमएफ के अनुसार अपने आप में दो प्रकार की। एक होती है लीस्ट डेवलप कंट्री, जहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत कमजोर है, मतलब मैटरनल मोर्टालिटी रेट बहुत ज्यादा होगा, हंगर रेट बहुत ज्यादा होगा, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत ज्यादा होगा, साथ में लो इनकम होती हैं और क्लाइमेट चेंज के प्रति सबसे ज्यादा वल्नरेबल होती हैं। इनकी डेफिनेशन में ही है कि क्लाइमेट चेंज के लिए वल्नरेबल। दूसरी प्रकार की कंट्री होती है इमर्जिंग मार्केट, जैसे इंडिया, चाइना, जो ना एडवांस इकोनॉमी है ना ही लीस्ट डेवलप कंट्री है। तो लीस्ट डेवलप कंट्री काफी ज्यादा वल्नरेबल है। पर लीस्ट डेवलप कंट्री ने यहाँ पर किया क्या है, मतलब इनकी क्या गलती है? अगर आप हकीकत में देखोगे तो क्लाइमेट चेंज करने वाला है कौन? ये डेवलप्ड कंट्री है, जिन्होंने एक समय पे कॉलोनाइजेशन किया, डेवलपमेंट किया अपना और पूरे एनवायरमेंट की बैंड बजा दी इन्होंने क्लाइमेट चेंज कर दिया। इन्होंने बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किया, धुआं छोड़ा, कार्बन एमिशन किया, जिसकी वजह से आज हम लोग को ये इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। इवन लीस्ट डेवलप कंट्री के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल रहे हैं वो इसी की वजह से। ऐसी कंडीशन में लीस्ट डेवलप कंट्री के अंदर अगर कोई फ्लड आता है, अगर कोई बाढ़ आती है, अगर एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट की वजह से कोई नुकसान देखने को मिलता है, तो ये डेवलप कंट्रियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या करे, इनके देशों के अंदर लॉस और डैमेज के लिए फंड प्रोवाइड करे। इसकी बात 1990 से चल रही है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर द कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1990s के अंदर, जब 1994 के अंदर बन रहा था, तो उसी समय से इस चीज की बात कर रहे थे हम लोग कि यार क्लाइमेट चेंज को लेके जो ये लॉस एंड डैमेज हो रहा है उसका फंड डेवलप कंट्री प्रोवाइड करे। पर डेवलप कंट्री ने उस समय पर ध्यान नहीं दिया और लीस्ट डेवलप कंट्री को कोई भी फंड प्रोवाइड नहीं किया। पर 2013 के अंदर एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ, जहां पर वॉर्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म हुआ। वॉर्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म के तहत डेवलप कंट्रियों ने माना कि क्लाइमेट चेंज के अंदर जो भी लॉस और डैमेज होगा उसके अंदर हम लोग लीस्ट डेवलप कंट्री की मदद करेंगे, पर फाइनेंस की बात नहीं की थी। 2021 के अंदर COP26 की मीटिंग हुई थी। COP26 की मीटिंग के अंदर एक 3 ईयर का टास्क फोर्स बनाया गया था। टास्क फोर्स का काम था ये देखना कि फंड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, क्या हम लोग फंड दे सकते हैं या नहीं, क्या लीस्ट डेवलप कंट्री को फंड देने की आवश्यकता भी है या नहीं, अगर है तो हम लोग उसको कैसे अरेंज करेंगे। इन चीजों के लिए ये टास्क फोर्स बनाई गई थी। हालांकि इस टास्क फोर्स की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई थी, बट उसके पहले ही COP27 की मीटिंग हुई। COP27 की मीटिंग के अंदर G77 देश, साथ में चाइना ही मिला, G77 के अंदर इंडिया भी इंक्लूडेड था, साथ में लीस्ट डेवलप कंट्री, साथ में स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, इन सब ने मिलकर डेवलप कंट्रियों के ऊपर प्रेशर डाला और फिर कहा कि हम लोगों को COP27 के अंदर चाहिए लॉस एंड डैमेज फंड। इस दौरान में इन्होंने एक रिपोर्ट भी जारी की, जहां पर 55 वल्नरेबल कंट्रियों के अंदर इन्होंने बताया कि पिछले 2 दशकों के अंदर $525 बिलियन का नुकसान जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये लोग फेस कर चुके हैं और आने वाले समय में ये नुकसान और बढ़ेगा। 2030 तक बताया जा रहा है कि $580 बिलियन हर साल का इनका डैमेज की वजह से जाएगा क्लाइमेट चेंज के, जो कि लगभग 20% ऑफ देयर GDP होगा। जिसके बाद में रिसेंटली ये लॉस एंड डैमेज फंड जो है वो देने की बात कर दी है डेवलप्ड कंट्रियों ने भी,
और इसके जितने भी स्पेसिफिकेशन है, इसकी जो भी चीज़ें फाइनल होंगी, किस तरीके से फंड काम करेगा, वो सब कुछ 2023 के अंदर डिसाइड किया जाएगा। वो अभी डिसाइड नहीं किया गया। हालांकि कुछ देशों ने पहले ही अपने फंड जो है वो घोषित किए हुए हैं लीस्ट डेवलप कंट्रियों के लिए, जैसे जर्मनी है, यूरोपियन यूनियन है, ऑस्ट्रिया है, फ्रांस है, न्यूजीलैंड है, आयरलैंड है, कनाडा है। इन देशों ने पहले से अपने फंड जो है वो घोषित किए हुए हैं, ठीक है। पर मोटे मोटे रूप से देखें तो ये फंड किस तरीके से काम करेगा, तो एक फंड बनेगा। अगर किसी लीस्ट डेवलप कंट्री के अंदर, लीस्ट डेवलप कंट्री में भारत नहीं आता, मतलब भारत को उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, पर भारत ने एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के रूप में यहाँ पर काम किया है, जिसके अंदर प्रेशर डालने में मदद की है। तो लीस्ट डेवलप कंट्री में किसी भी तरीके का क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर कोई भी डिजास्टर होता है तो उसकी वजह से लॉस और डैमेज जो भी होगा उसका पैसा इस फंड से निकाला जाएगा और यहाँ पर वापस से वो डेवलपमेंट जो है वो किए जाएंगे। हालांकि अमेरिका ने इस फंड का विरोध किया। अमेरिका का कहना यह है कि अगर ये फंड बनता है तो हम लोग लीगली वायबल हो जाएंगे इतने बड़े डैमेज को लेके, मतलब आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे डैमेज होने हैं, तो उन सारे डैमेज के लीगली वायबल हो जाएंगे डेवलप्ड कंट्री, और ये अमेरिका नहीं चाहता था। इस कारण से अमेरिका ने यहाँ पर विरोध किया, ठीक है। इसके अलावा COP27 की मीटिंग के अंदर और क्या क्या कमियां रह गई, थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखो 1.5 डिग्री सेल्सियस पे तापमान को रोकना है प्री इंडस्ट्रियल लेवल के मुकाबले, ये हर बार हम लोग कहते हैं, पर इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुई, कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई, कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ। इवन 2009 के अंदर प्रॉमिस किया गया था डेवलप कंट्रियों के द्वारा कि हम लोग $100 बिलियन तक का फंड प्रोवाइड करेंगे डेवलपिंग कंट्रियों को 2020 तक, पर अभी तक ये फंड जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया है, ठीक है। एनुअली प्रोवाइड करने की बात की गई थी, पर ऐसा फंड जो है वो अभी तक प्रोवाइड नहीं हो पाया, जो टारगेट थे वो अभी तक अचीव नहीं हो पाए। तो डेवलपिंग कंट्री कह रही थी कि ये फंड कब तक दोगे, इंडिया खुद भी कह रहा था कि ये फंड दो, पर अभी तक इस फंड के ऊपर कोई बहुत बड़ी चर्चा नहीं हुई है, मतलब इसके ऊपर कुछ भी फाइनलाइजेशन अभी तक नहीं हुआ है। इवन फॉसिल फ्यूल के फेज आउट के ऊपर कोई भी बातचीत नहीं हुई है। यह हो रहा था कि कोयले का फेज आउट कर देंगे, पर दूसरे फॉसिल फ्यूल का नहीं। इंडिया ने इस कोयले के फेज आउट के खिलाफ विरोध किया था, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री जो है वो क्या नहीं चाहती, क्लाइमेट चेंज के अंदर कोई बहुत बड़े डेवलपमेंट खुद की तरफ से नहीं चाहती, वो चाहती डेवलपिंग कंट्री करे। अगर कोयले का फेज आउट होगा तो डेवलप कंट्री कोयले के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये लोग नेचुरल गैस के ऊपर डिपेंडेंट है, कोयले के ऊपर डिपेंडेंट है इंडिया, चाइना जैसी डेवलपिंग कंट्रियां। अगर कोयले का फेज आउट होता है तो इंडिया के अंदर 58% जो एनर्जी बनती है वो बनती है इसी कोयले की मदद से, इसी थर्मल पावर प्लांट से। तो 58% तक की एनर्जी का शॉर्ट हो जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो भारत के अंदर डेवलपमेंट के बड़े इश्यूज आ सकते हैं। बिजली डायरेक्टली ह्यूमन डेवलपमेंट से लिंक्ड है, साथ में अगर हम लोग अचानक से कोयले को हटा के रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जाना चाहे तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सोलर पैनल लगाना है, उसके लिए रिसोर्सेज लगते हैं, एक बड़ी जमीन लगती है, तो वो इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है, स्लो स्लो करके ही हो सकता है। इसके अलावा इन्होंने मिटिगेशन ऑन एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री नहीं, मिटिगेशन ऑन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर ये बर्डन रहे कि एग्रीकल्चर के अंदर ग्रीन हाउस गैस को कम किया जाए। इंडस्ट्री की वजह से ज्यादा हो रहा है, पर बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, क्यों? क्योंकि डेवलपिंग कंट्री एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। इंडिया के अंदर आप देख लो तो 17% जीडीपी एग्रीकल्चर से आती है, 58% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। पर यहां पर क्या कहा गया कि इसी एग्रीकल्चर से ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को हम लोग कम करेंगे, जिसका विरोध फिर से भारत ने किया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो ये चीजें जो है वो हम लोगों को इस बार देखने को मिली है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा है तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।